हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं अंकित। आइए जानते हैं अपने भारतीय उपमहाद्वीप के जो दक्षिणी इलाके हैं उन दक्षिणी इलाकों में सबसे पहले राज्य कौन से बने और उन राज्य के जो राजा थे वो राज्य के राजा कैसे संपत्तिवान और शक्तिशाली बने, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आइए जानते हैं इस वीडियो में, जो कि हमारे एनसीईआरटी इतिहास की तैयारी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एडिटर भाई लगा दो, ज़रा इंट्रो वीडियो लगा दो। मैं खुद लगाऊँ? ओके मैं लगा लूँगा। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने भारतीय उपमहाद्वीप के जो दक्षिणी इलाके हैं उन दक्षिणी इलाकों में देख लेते हैं कि कौन से संसाधन हैं जिससे हमें मतलब आय हो सकती है, यानी आमदनी हो सकती है। उस दक्षिणी भारत में बहुत ही बड़ा समुद्री तट का इलाका है, ठीक है, यानी कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ पहाड़ी और मैदानी इलाके भी हैं। और इनमें से सबसे बढ़िया और उपजाऊ मैदानी इलाका कावेरी नदी का मैदानी इलाका है, ठीक है। तो इसीलिए जो मैदानी इलाके हैं और ये जो समुद्री इलाके हैं, इन समुद्री इलाकों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि उस समय के राजाओं के लिए ज़रूरी थी। और जो दक्षिण भारत के जो राजा थे उनको तमिल भाषा में मुअंदार बोला जाता है, ठीक है। तो ये मुअंदार शब्द जो है ये तमिल भाषा में है। तमिल भाषा का शब्द ये जो है संगम ग्रंथ जो है उस संगम ग्रंथ में लिखा हुआ मिला है हम लोगों को, ठीक है। और ये संगम ग्रंथ वही ग्रंथ है जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई थी आज से लगभग 2300 साल पहले, और इसकी रचना बहुत ढेर सारे कवियों ने मिलकर किया था, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण इलाकों में बने। तो सबसे पहले चोलो, चेरो और पांड्यों के जो 3 राज्य थे, ये तीनों राज्य दक्षिण भारत में बने, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इससे पहले कौन शासन नहीं करता था क्या यहाँ पे? तो भाई इससे पहले शासन कोई नहीं करता था। इससे पहले छोटे मोटे कबीले वहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है, जिनके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी नहीं मिली है हम लोगों को। ये जो राज्य थे, इन राज्यों की 2-2 राजधानियाँ यानी कि सत्ता केंद्र 2-2 हुआ करते थे, ठीक है। 2-2 सत्ता केंद्र यानी कि 6 सत्ता केंद्र में से 2 सत्ता केंद्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कौन कौन सा? तो पहला जो सत्ता केंद्र था जो बहुत महत्वपूर्ण था वो था चोलों का सत्ता केंद्र, जो कि था मैदानी इलाकों में, जिसका नाम था पुहार, ठीक है, पुहार। आज उसको हम लोग कावेरी पट्टिनम भी बोलते हैं, ठीक है, कावेरी पट्टिनम उसको बोलते हैं। और दूसरा मदुरै, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, जो पांड्यों के अधीन आता था, ठीक है। तो ये जो मदुरै है, ये मदुरै वही जगह है जहाँ पर रोमन साम्राज्य के सोने के सिक्के मिले हुए थे। और वहीं साथ ही साथ रोमन साम्राज्य में जो सुंदर सुंदर बर्तन बने हुए थे, उन बर्तनों की डिज़ाइन और उन बर्तन के जैसे ही बहुत ढेर सारे बर्तन इसी मदुरै में मिले थे। इसका मतलब कि इस मदुरै में जो लोग रहते थे वो रोमन साम्राज्य के लोग से संबंधित थे, यानी उनसे कनेक्टेड थे ये लोग। तो ये तो बात हो गई राज्यों के बारे में। अभी देखते हैं कि इन राज्यों के राजा किस टाइप से हुआ करते थे। देखिए, इन राज्यों के राजा जो थे ये ज़्यादातर अपनी जनता से ये बोलते थे कि हमें उपहार दो, कर कम दो भले ही, लेकिन हमें उपहार ज़्यादा दो, गिफ्ट। तो ये लोग गिफ्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन कभी कभी जब इनका दिमाग खसक जाता था तब ये अपने सैनिक को लेकर के निकल जाते थे अपने जनता से कर वसूलने। और जब कर वसूल करके आते थे तो जो धन इनको मिलता था उस धन का कुछ हिस्सा ये लोग अपने पास रखते थे, यानी जो राजा होते थे ये अपने पास रखते थे, और बाकी जो बचा हिस्सा होता था वो रिश्तेदारों में, साथियों में और सैनिकों के बीच में बांट देते थे, ठीक है। और कुछ हिस्सा बचा लेते थे कवियों के लिए। इसीलिए जो कवि होते थे ये उस समय कवि इन राजाओं से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे, और ये इसीलिए इनकी प्रशंसा खूब करते थे अपने कविताओं में। खूब ढेर सारी कविता लिखते थे। संगम ग्रंथ में बहुत ढेर सारी कविताएं मिली हुई हैं, ठीक है, खूब ढेर सारी कविताएं लिखी, उसमें बहुत इनकी प्रशंसा लिखे हुए थे। अभी थोड़ा सा आ जाते हैं हम पश्चिम के साइड में। पश्चिम के साइड में जो आज आधुनिक महाराष्ट्र है और गुजरात है, यहाँ पर 200 वर्ष बाद यानी कि 200 साल बाद, चोलो, चेरो और पांड्यों के 200 साल बाद आ गया यहाँ पर सातवाहन का शासन। सातवाहन के बहुत सारे शासक थे, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था श्री सातकर्णी। श्री सातकर्णी, जिसकी माँ का नाम था गौतमी बालश्री। तो ये गौतमी बालश्री जो थी, इन्होंने ही एक अभिलेख को दान में दिया था। उसी अभिलेख में ये जो श्री सातकर्णी है राजा, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लिखी हुई थी, और उसी से हमको ये सारी बातें पता चली। चोलो, चेरो, पांड्यों और संगम ग्रंथों के द्वारा भी हमें ये पता चला कि चोलो, चेरो, पांड्यों के द्वारा किस तरह से इनके राज्यपाट चलते थे। अब सिर्फ सातकर्णी ही नहीं, धीरे धीरे सातकर्णी के अलावा जितने भी शासक थे सातवाहन काल के, सातवाहन साम्राज्य के जितने भी शासक थे, राजा थे, उन सभी राजाओं को बोला जाता था दक्षिणा पथ के स्वामी।
क्यों? क्योंकि दक्षिण की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर इन सातवाहन राजाओं का कब्जा था। ठीक है, सातवाहन राजाओं का कब्जा था, इसीलिए इनको दक्षिणापथ यानी दक्षिण के रास्तों का स्वामी बोला जाता था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ये दक्षिणापथ है, ये शब्द सिर्फ दक्षिण के रास्तों के लिए नहीं, पूरे दक्षिण के लिए ही यूज़ होने लगा था, हैं। और सातवाहन जो शासक हुआ करते थे, राजा, ये राजा अपना धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते चोलों और चेरों और पांड्यों के जो 3 राज्य थे, इनको ख़त्म कर दिए। ठीक है, मतलब 200 साल तक लगभग ये टिके रहे, चोलों, चेरों, पांड्यों के ये राज्य, और 200 साल बाद सातवाहन शासकों ने इनको ख़त्म कर दिया। और जो मैदानी और तटीय इलाके थे, जिनसे बहुत ढेर सारे संसाधन वगैरह थे, आमदनी काफ़ी तगड़ी होती थी वहाँ पर, उनको कब्जा कर लिया सातवाहन शासकों ने। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे दक्षिण भारत के जो कुछ राज्य थे, उन राज्यों के बारे में जानकारियाँ हो गई। अभी अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि रेशम मार्ग क्या था और इसका क्या महत्व था। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।